हेलो गाइस, वेलकम बैक। कहानी की शुरुआत में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर कॉलेज स्टूडेंट क्लोई अपनी मॉम आयरीन को कॉल करके कहती है कि वो घर आ गई है। उसे पता चलता है कि उसके डैड का बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गया है क्योंकि उन्हें काम पे बुलाया गया है। क्लोई के डैड एक पायलट है, इसलिए वो एयरपोर्ट पर ही रुकने का डिसाइड करती है ताकि वो उससे मिल सके। इसी बीच टीवी रिपोर्टर कैमरन को एक क्रिश्चियन लेडी मिलती है। ये लेडी उसे कहती है कि वो जीसस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करे क्योंकि कैमरन जो रोज ट्रेजेडीज देखता है वो सब बाइबल से एक्सप्लेन हो सकती है। क्लोई उन्हें इंटरप्ट करके कहती है कि गॉड इनोसेंट लोगों को पास्ट के सिन्स के लिए पुनिश कर रहा है और वो मिस्टीरियस वेज में काम करता है। कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेडी चली जाती है और कैमरन क्लोई का शुक्रिया करता है। क्लोई बताती है कि उसकी मॉम भी बहुत रिलीजियस है और हर चीज में गॉड को ब्लेम करती है। दूसरी तरफ पार्किंग लॉट में कैमरन के डैड रेफर्ड अपनी वेडिंग रिंग उतारते हैं ताकि वो एयर होस्टेस हैटी से मिल सके। एयरपोर्ट में रेफर्ड क्लोई को देखता है और उसे हग करने के लिए दौड़ता है। क्लोई खुश नहीं होती क्योंकि उसने नोटिस किया था कि वो हैटी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो उसे कॉल आउट करती है और क्योंकि उसके पेरेंट्स के बीच कुछ टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही है। रेफर्ड एक्सप्लेन करता है कि वो बहुत यंग एज में शादी किए थे और लोग टाइम के साथ बदल जाते हैं। जब से आयरीन रिलीजन में ऑब्सेस्ड हो गई है, उसका इनके साथ रहना मुश्किल हो गया है। क्लोई देखती है कि उसके डैड ने अपनी रिंग नहीं पहनी है और गेस करती है कि आज का काम हैटी के साथ टाइम बिताने के लिए लिया है। रेफर्ड इस बात को इग्नोर करते हैं और उसे अपनी कार कीज देते हैं और चले जाते हैं। बाद में क्लोई कैमरन के साथ कॉफी पीने के लिए एग्री होती है। वो डिस्कस करते हैं कि लोग ट्रेजेडीज के लिए भगवान का शुक्रिया क्यों करते हैं। तभी एक एम्प्लॉय आके क्लोई को लंदन में U2 कंसर्ट के 2 टिकट्स देता है ताकि वो अपने डैड को दे सके। क्लोई को समझ आता है कि उसके डैड ने ये ट्रिप पहले से प्लान किया था और ये सडन कॉल नहीं था। फ्रस्ट्रेटेड होकर क्लोई टिकट्स को कैमरन को देती है और उसे डिलीवरी करने को कहती है। जब कैमरन और रेफर्ड प्लेन में चढ़ते हैं, क्लोई अपनी डैड की कार में जाती है और उसकी वेडिंग रिंग ढूंढ लेती है। वो घर जाती है और अपने भाई रेमी को बधाई देके अपनी माँ आयरीन के साथ बैठती है। पहले तो बात फ्रेंडली होती है, लेकिन जब क्लोई एयरपोर्ट का इंसिडेंट मेंशन करती है, टेंशन बढ़ जाती है। आयरीन प्रार्थना शुरू कर देती है और क्लोई गुस्से में चली जाती है। डिस्ट्रैक्शन के लिए क्लोई रेमी के साथ मॉल में चली जाती है। रेमी अपने पेरेंट्स के बारे में चिंतित होते हैं, लेकिन क्लोई उसे अश्योर करती है कि सब ठीक हो जाएगा और क्लोई अपने छोटे भाई को हग करती है। लेकिन तभी एक लाइट फ्लैश होती है और क्लोई को पता चलता है कि रेमी गायब हो गया है। उसके कपड़े उसके हाथ में रह जाते हैं। यहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं और उनके साथ जो लोग होते हैं वो लोग एक एक करके गायब हो रहे होते हैं। तभी एक कार शीशे को तोड़ते हुए इस मॉल के अंदर आ जाती है। क्लोई इस कार में देखती है तो वहाँ पे उसे ड्राइवर सीट पे एक मरा हुआ आदमी मिलता है और इसी के साथ पूरे मॉल में हड़बड़ मच जाती है और लोग लूटपाट मचाते हैं। बाहर की तरफ से सड़कें ट्रैफिक जाम से भर जाती हैं। दूसरी तरफ रेफर्ड की फ्लाइट में कुछ पैसेंजर्स बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे पैसेंजर्स कोई शोर शराबा नहीं चाहते थे। अब ये प्लेन हवा में बड़ी आराम से चल रहा होता है तो रेमंड अपने कॉकपिट से बाहर निकलता है और छुपके से हैटी से मिलता है ताकि वो उसे वो टिकट्स दिखा सके जो इसे कैमरन ने दी होती है। ये एक कंसर्ट की टिकट्स होती हैं। तभी अचानक से ये पूरा प्लेन शेक होने लगता है और इस प्लेन में से बहुत सारे पैसेंजर्स गायब होते हैं। यहाँ पे लोग भी घबरा जाते हैं क्योंकि ये प्लेन अब तेजी से नीचे गिर रहा होता है। तो रेफर्ड जल्दी से अपने कॉकपिट में जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका को पायलट गायब है। ये इस प्लेन का कंट्रोल संभालता है और प्लेन को स्टेबलाइज करता है। अब कैमरन भी अपने रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग करने लगता है और कुछ लोग कॉकपिट में जाने की कोशिश करते हैं। तो हैटी और कैमरन इन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं और पायलट ये सब कैमरा में देख लेता है। तो रेफर्ड कैबिन का प्रेशर डाउन करता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन मास्क नीचे आते हैं। पैसेंजर्स को सांस लेने में तकलीफ होती है और इन्हें मजबूर होकर अपनी सीट्स पे लौटना पड़ता है। अब रेफर्ड मदद के लिए रेडियो का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिलता और रेफर्ड का फोन भी काम नहीं कर रहा होता है। अब जब सारे लोग सेटल हो जाते हैं तो रेफर्ड कैबिन का प्रेशर रेस्टोर कर देता है और पैसेंजर्स से मिलने जाता है और वो पैसेंजर्स को अपनी सीट पे रहने के लिए कहता है। रेफर्ड बोलता है कि इन्हें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इस मुश्किल समय में हमें शांति से काम लेना चाहिए। इसके बाद हैटी देखती है कि उसके दूसरे फ्लाइट अटेंडेंट्स गायब है। वो घबरा कर रेफर्ड के पास जाती है और रेफर्ड उसे कंफर्ट करता है। दूसरी तरफ से पैसेंजर्स दोबारा से अपनी सीट से उठते हैं तो कैमरन दोबारा से रिकॉर्डिंग करता है और पैसेंजर्स से इंटरव्यू लेता है। ये लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा क्योंकि ये लोग इतनी जल्दी गायब हो गए कि हमें कुछ दिखा ही नहीं। हम लोगों को सिर्फ इनके कपड़े दिखे। तभी एक लेडी घबरा कर उठ के वॉशरूम में चले जाती है और वहाँ पे कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करके वापस अपनी सीट पे लौटती है। ये लेडी बहुत घबराई होती है और उसे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ऐसे लोग गायब हो सकते हैं। तभी एक मुस्लिम आदमी इनको कहता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन दूसरा आदमी इससे बहस करने लगता है और कहता है कि हम लोगों के अलग अलग खुदा है, तो इसलिए वो अपनी प्रार्थना को शेयर नहीं कर सकते। अब चीजें और भी खराब होने से पहले रेफर्ड अनाउंस करता है कि वो दोबारा से न्यूयॉर्क वापस जा रहे हैं। दूसरी
तरफ से मॉल में क्लोई इस मॉल से बाहर आ जाती है। वो पार्किंग लॉट में रेमी को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक प्लेन क्रैश करता है जो क्लोई की गाड़ी से टकरा जाता है। क्लोई के पास कोई चॉइस नहीं होती है और वो चलते हुए अपने घर जाती है और रास्ते में चलते हुए दो लोग उसके बाइक के बैग को छीन लेते हैं और दूसरी तरफ एक ब्रिज से एक स्कूल बस भी पानी में गिर जाती है। क्लोई इनकी हेल्प करने जाती है, लेकिन इस बस में उसे कोई नहीं दिखता। अब क्लोई अपने टाउन में पहुंच जाती है और अपने घर पे कॉल करने लगती है, लेकिन उसका कॉल कोई भी नहीं उठाता। यहाँ पे हर तरफ से हड़बड़ी मची होती है, गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही होती हैं, तो तभी यहाँ पे एक एम्बुलेंस आके घायल लोगों को ले जाने लगती है। क्लोई यहाँ पे दौड़ के आती है क्योंकि उसे लगता है कि इन घायल लोगों में उसका भाई भी शामिल है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। क्लोई अपने घर की तरफ जा रही होती है और तभी एक ज्वेलरी स्टोर में से एक चोर शीशा फाड़ के बाहर आता है और इस स्टोर के ओनर ने इसे मार दिया होता है। वो क्लोई की तरफ गन तानता है, लेकिन क्लोई यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे बाहर एक साइन बोर्ड मिलता है जिसपे लिखा होता है द एंड इज नियर। तभी टीवी पे दिखाया जाता है कि लोग पूरी कंट्री से गायब हो रहे हैं और चारों तरफ से अफरा तफरी मची हुई है। हॉस्पिटल्स लोगों से भरे होते हैं क्योंकि ये सब लोग अपने अपनों को ढूंढ रहे होते हैं। क्लोई अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता, तो वो हॉस्पिटल के पीछे से एक कांच तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करती है। हॉस्पिटल में बहुत भीड़ होती है। क्लोई नर्सरी तक पहुंच जाती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि नए जन्मे हुए बच्चे भी गायब हो चुके हैं। क्लोई हर कमरा चेक करती है, तभी उसे एक कमरे में से लेडी बाहर आकर कहती है कि हर उम्र के बच्चे गायब हो चुके हैं, ना ही सिर्फ यूएसए में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ रेफर्ड को दिखाया जाता है। उसे पता चलता है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसी रास्ते पे एक प्लेन वहाँ से भी आ रहा है। रेफर्ड इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस प्लेन से कोई भी जवाब नहीं आता। मतलब उस प्लेन के दोनों पायलट गायब हो चुके हैं, लेकिन उस प्लेन में अभी भी कुछ पैसेंजर्स होते हैं। हैटी अपने पैसेंजर्स को सीट बेल्ट पहनने के लिए कहती है, जबकि रेफर्ड अपने प्लेन को घुमाने लगता है। रेफर्ड अपने प्लेन को लेफ्ट साइड से टिल्ट करता है। अब रेफर्ड का प्लेन तो बच जाता है, लेकिन रेफर्ड के प्लेन की एक विंग दूसरे जहाज से टकरा जाती है, लेकिन इस टकराव से रेफर्ड के प्लेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, जबकि दूसरा प्लेन पूरी तरह से क्रैश होकर गिरने लगता है। पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर उस मुस्लिम मैन का बैग चेक करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि इस बैग में उसने बॉम्ब रखा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ उसे एक इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश मिलता है। दूसरा आदमी से कहता है कि इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस चीज को ठीक कर सके। उसे लगता है कि इंसानों का गायब होना एलियंस की करतूत है। कुछ देर बाद एक पैसेंजर हैटी को बुलाता है और देखते हैं कि उनकी एक विंग पे कुछ लगा हुआ है। हैटी इसकी पिक्चर उठाती है और रेफर्ड को दिखाती है, तो रेफर्ड कहता है ये विंग किसी तरह से जुड़ी हुई है और इस वजह से हमें लैंड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। रेफर्ड बताता है कि ऑटो पायलट काम नहीं कर रहा और मैं कॉकपिट को भी छोड़ के नहीं जा सकता, तो वो कैमरन को भेजता है। तो कैमरन चेक करने के लिए जाता है और देखता है कि इस विंग से उनका फ्यूल लीक हो रहा है। तभी एक दूसरा पैसेंजर इस सब को देख लेता है और वो हड़बड़ा जाता है, लेकिन कैमरन इसे संभाल लेता है। लेकिन तभी उस एक पंख में आग लग जाती है और ये सारा प्लेन बुरी तरह से कांपने लगता है। अब ये सब देखकर सारे पैसेंजर्स घबरा जाते हैं, तो हैटी और कैमरन इन सब को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हमें अभी शांति से काम लेना होगा। अब कैमरन रेफर्ड को ये सब समझाता है और रेफर्ड कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्लेन को सेफली न्यूयॉर्क तक लैंड करवा सकता हूँ। अब ये आग खुद ब खुद बुझने लगती है और फ्यूल कम होने की वजह से उन्हें जल्दी से लैंड करवाना होगा। अब दूसरी तरफ क्लोई अपने घर के नेबरहुड में वापस पहुंच जाती है और आसपास देखने पर उसे सारे लोग रोते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि इन सभी लोगों के फैमिली मेंबर्स गायब हो चुके होते हैं। क्लोई अपने घर में जाती है, लेकिन उसे अपने घर पे कोई नहीं दिखता। उसे उसके मदर की चेन वॉशरूम में मिलती है और क्लोई अपनी मदर को कॉल करने लगती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। क्लोई को अपने भाई की बाइबल मिलती है और गुस्से में उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। इसके बाद वो चर्च में पैस्टर से मिलने के लिए जाती है, जो उसे कहता है कि ये आखिरी समय चल रहा है और आखिरी समय में जो जीसस पे यकीन रखते हैं वो लोग जन्नत में उठाए जाएंगे। पैस्टर इसे कहता है कि इतने साल प्रार्थना करने के बाद भी मैं यहीं पर हूँ। खुदा ने सिर्फ बच्चों को उठा लिया है और उनको जो उस पे यकीन करते थे, जबकि मुझे बाइबल के किसी भी वर्ड पे यकीन नहीं था। क्लोई इस बात से गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ से प्लेन में दिखाया जाता है जॉन अपने पार्टनर मतलब को पायलट के कपड़ों को चेक करता है, जिसमें उसे उसकी घड़ी मिल जाती है। इस वॉच में जॉन 3:16 लिखा होता है और ये बाइबल की एक वर्स के बारे में बताता है, जिसका मतलब होता है कि जो खुदा पे यकीन रखते हैं उनको जन्नत में उठाया लिया जाएगा। हैटी दूसरे फ्लाइट अटेंडेंट्स के चीजें लेके आती है। इससे उनमें एक बुक मिलती है जिसपे लिखा होता है बाइबल स्टडी। रेफर्ड को समझ आ जाता है कि ये दुनिया का अंत चल रहा है और उसकी बीवी को इस बारे में सब पता था। हैटी को ये सब बकवास लगता है और वो यहाँ से निकल जाती है। अब दूसरी तरफ कैबिन में एक लेडी इनको बताती है कि मेरे पास गन है। इस लेडी को लगता है कि ये सारे लोग उसके हस्बैंड ने उसकी डॉटर को किडनैप करने के लिए भेजे हुए होते हैं और वो इन्हें सच बताने के लिए कहती है। कैमरन उसे शांत करने की कोशिश करता है, तो तभी एक पैसेंजर कहती है कि वो रिलीजियस स्कूल में जाती थी जहाँ पे उसे बाइबल में इस सब के बारे में पता चला और उसे लगता है
कि ये हमारी दुनिया का आखिरी समय चल रहा है और जो भी लोग गायब हो रहे हैं ये सब जन्नत में जा रहे हैं। ये लेडी कहती है कि मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती और वो अपने आप को मारना चाहती है। तो कैमरन उसे अपनी मॉम से जुड़ी कुछ चीजें बताता है जिससे ये लेडी शांत हो जाती है और कैमरन इसके हाथ से ये गन छीन लेता है। कुछ समय बाद रेमंड का कांटेक्ट एयरपोर्ट के साथ हो जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि लोग पूरी दुनिया से गायब हो रहे हैं और ये भी पता चलता है कि एयरपोर्ट पे बहुत सारे प्लेन्स क्रैश हो चुके हैं जिससे उनका लैंड करना नामुमकिन हो जाएगा। तो रेफर्ड को इनलैंड जाने के लिए ऑर्डर मिलता है। अब रेफर्ड इन्हें इनकार कर देता है लेकिन तभी ये रेडियो फिर से काम करना बंद कर देता है। कैमरन के पास सैटेलाइट फोन होता है तो रेमंड उसे क्लोई को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन कैमरन कहता है मैंने कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। वो उसे उस टिकट का एनवलप दिखाता है जिसमें क्लोई ने एक सैड नोट लिखा होता है। रेफर्ड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बेटी से माफी मांगना चाहता है और ये भी कहता है कि उसके और उसकी वाइफ के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि जब भी आयरीन भगवान के बारे में बात करती थी तो रेफर्ड उठ के चला जाता था। दूसरी तरफ से क्लोई डिप्रेस होके एक ब्रिज के टॉप पे चढ़ जाती है। कुछ देर आसपास देखने के बाद तो यहाँ पे वो रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगती है। उसकी माँ के गायब होने से पहले क्लोई ने उसके साथ बदतमीजी से बात की। अब वो यहाँ से कूदने वाली होती है लेकिन तभी उसे कैमरन को कॉल आ जाता है। तो रेफर्ड इससे बात करता है और ये बाप बेटी इमोशनल हो जाते हैं और ये भी मानते हैं कि उनकी माँ आयरीन सही होती है। रेफर्ड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे प्लेन को लैंड करने के लिए कोई जगह मिलेगी। तो तभी इस फोन की सिग्नल खत्म हो जाती है और ये कॉल कट जाती है। अब ये सब सुनने के बाद क्लोई इस ब्रिज से नीचे आती है और अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है और रास्ते से वो एक बाइक उठाकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद रेफर्ड पैसेंजर से कहता है कि हमारे जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि प्लेन को लैंड करवाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है और वो इन सब को प्रार्थना करने के लिए कहता है। अब प्लेन नीचे जाने लगता है और दूसरी तरफ से क्लोई एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है जहाँ पे वो एक ट्रक में चढ़ के इस पूरी एरिया को साफ करने लगती है। वो कैमरन को कॉल करने लगती है और किस्मत से उसे कॉल भी लग जाती है। तो अपने डैड को कहती है कि उसने एक जगह देख ली है जहाँ पे वो लैंड कर सकते हैं। अब प्लेन का गाइडेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो कैमरन उसे अपने फोन में कंपास ऐप खोलने के लिए कहता है और क्लोई ने अपनी लोकेशन देने लगती है लेकिन तभी ये कॉल कट जाती है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स कैमरन के पास पहुंच जाते हैं। रेफर्ड अपने प्लेन को इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से चलने लगता है लेकिन अंधेरा होने की वजह से रेफर्ड उस जगह को नहीं ढूंढ पाता और इस प्लेन से ईंधन भी खत्म होने लगता है। तभी क्लोई फिर से कॉल करती है और ये कॉल कनेक्ट हो जाती है तो रेफर्ड उसे कहता है कि हमें किसी बड़ी सी रोशनी का सहारा चाहिए क्योंकि तुम्हारे ट्रक की लाइट्स काफी नहीं है। इस कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ पेट्रोल टैंक्स होते हैं तो क्लोई इस पेट्रोल को छिड़कती है और यहाँ पे आग लगा देती है जिस वजह से यहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और ऊपर प्लेन में रेफर्ड इस एक्सप्लोजन को देख लेता है। क्लोई ट्रक में वापस चढ़ती है और रास्ते से हटने की कोशिश करती है लेकिन आग की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है। अब नीचे आते समय प्लेन कुछ केबल से टकरा जाता है लेकिन इससे मामूली सी शेकिंग होती है। अब प्लेन ग्राउंड पे आ जाता है लेकिन प्लेन के पिछले टायर बाहर ना आने की वजह से ये घसीटने लगता है। तभी एक विंग नीचे जाने लगती है लेकिन रेफर्ड इस प्लेन को कंट्रोल करता है और एक फ्यूल टैंक से टकराने वाला होता है लेकिन किसी तरह से ये प्लेन रुक जाता है जिससे एक बहुत बड़ा हादसा टल जाता है। अब हैटी इस प्लेन का दरवाजा खोल देती है और ये सारे लोग एक एक करके बाहर आने लगे। क्लोई दौड़ के अपने फादर को हग करती है और रेमंड को भी हग कर क्लोई इसे वो वेडिंग रिंग वापस दे देती है और यहीं पे पैसेंजर्स को जाते हुए देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ से पूरा शहर आग की लपटों में जल रहा होता है। तो कैमरन कहता है कि दुनिया का अंत है लेकिन क्लोई कहती है कि ये एक शुरुआत है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी।